वेलकम है आप लोग गणित की इस क्लास में। आइए आज हम लोग जो है गणित में कक्षा 12 का मैथमेटिक्स में वेक्टर अलजेब्रा एक चैप्टर है, उससे संबंधित ये तीसरे वीडियो में हम लोग आप 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 3 तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और देखिए तीसरा जो क्वेश्चन है कई बार बोर्ड में आया भी है, 2015, 17, 23, 24 3-4 बार ये परीक्षा में आ चुका है। तो आइए सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से 2025 में आने वाले सवालों में से एक है ये। तो आइए इनको बारी बारी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कम समय में थोड़ा स्पीड में सॉल्व करते हैं। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 को हम उठाते हैं तो इसका हम लोग आंसर करते हैं, ठीक है। आंसर नंबर फर्स्ट, ठीक। तो आंसर नंबर फर्स्ट हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और गिवन क्या है, दिया क्या है। कहा गया एक वेक्टर है, उसका इनिशियल पॉइंट कितना है 2,1 है, 2,1 है, और इसका जो है टर्मिनेटिंग पॉइंट यानी फाइनल पॉइंट कौन सा है -5,7 आखिरी बिंदु है। तो मतलब ये देखिए कोई वेक्टर हम इसको इमेजिन कर लें कि मान लीजिए कोई वेक्टर ए है जो इसका इनिशियल पॉइंट हमारे पास कितना है 2,1, ठीक। और दूसरा जो ये एरो की तरफ का जो बिंदु है यानी बी है, टर्मिनेटिंग है, अंतिम बिंदु है 5,7 है। तो इसमें पूछा क्या गया है, तो इस सदिश का यानी ए बी का, किसका ए बी का, वेक्टर ए बी का मान निकालिए। वेक्टर ए बी का मतलब वही सदिश हुआ, इसके स्केलर और साथ साथ में हमें वेक्टर कंपोनेंट निकालना है। क्या निकालना है, स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले आइए वेक्टर को निकाल लेते हैं, बहुत आसान तरीका है। तो ऐसे सवाल लगाएंगे कैसे, सबसे पहले अंतिम बिंदु ये प्रारंभिक बिंदु है, इसको ए मान लीजिए, दूसरा बिंदु कौन सा है बी मान लीजिए आखिरी वाला, फिर ए बी निकालिए। क्या निकालिए ए बी, और कैसे निकालेंगे, वेक्टर बी का पॉइंट माइनस वेक्टर ए का पॉइंट, बी का स्थित सदिश माइनस ए का स्थित सदिश। तो लिख दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बी का बिंदु यानी प्रारंभिक बिंदु, सॉरी अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु। अब बिंदु के रूप में ना लिखो, अगर वेक्टर लगा दिए हो तो यहाँ पे बिंदु का सदिश बोल दो, ऐसे क्या दिक्कत है। इसको पॉइंट्स को जो हम लोग वेक्टर के टर्म में लिख लेंगे, प्रारंभिक बिंदु का सदिश यानी कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा जरा देखिए यहाँ पर, क्योंकि 2 ही है तो आई और जे के टर्म में लिखिए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, माइनस का 5i, इसको जरा देखिए, और प्लस का 7j, ये लिखने का तरीका है। कोई भी पॉइंट हो, जैसे कोई भी पॉइंट लिखा हुआ है, कहीं पे पॉइंट लगा है 2, 3, 5, और इसको हमें वेक्टर के फॉर्म में इसकी पोजीशन को हमें अगर शो करना है ओ के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 2i + 3j + 5k विद साइन। अगर यहाँ 5 के पहले माइनस बैठा है तो मैं यहाँ माइनस कर दूंगा। तो जिसके पास जो साइन हो उसके हिसाब से यहाँ पर i j के पहले के लिए i, दूसरे के लिए j, तीसरे के लिए k ले लेंगे। तो इस तरह से किसी भी पॉइंट को वेक्टर के टर्म में लिख पाएंगे। तो अंतिम यानी -5 के लिए हमने i ले लिया, प्लस लगा के, क्योंकि प्लस इसलिए कि 7 पॉजिटिव है। तो हो गया इतना काम। अब हम माइनस करेंगे दूसरा वेक्टर, दूसरे बिंदु को कैसे लिखेंगे, 2i + i के बाद 1j यानी 1j का मतलब केवल एक सिंगल j। अब घटा दीजिए, इसको सेपरेट कर लीजिए, तो वेक्टर ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस अंदर जाएगा, दोनों निगेटिव हो जाएंगे। तो -5 + 7j - 2i - j, सॉल्व कराओ। तो 5i यहाँ पर है, 2i दोनों निगेटिव है, तो माइनस का 7i, और ये कितना हो जाएगा 7j - 1j करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 6j आ जाएगा। तो वेक्टर ए बी मिल चुका है, तो सदिश मिल चुका है, इसके स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट लिखना है। तो सीधा सीधा हम स्केलर कंपोनेंट को देखें, अगर हम देखें जगह है खाली, तो स्केलर कंपोनेंट का मतलब अदिश घटक, अदिश घटक, अदिश घटक कौन होंगे, i और j के कंपोनेंट होंगे। तो एक तो हो जाएगा 7 और दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव का, ये अदिश घटक है। जो गिनतियां है ना i और j के बगल वाली, यही गिनतियां हमारे स्केलर कंपोनेंट होंगे। और वेक्टर कंपोनेंट कौन से हो जाएंगे भाई, सदिश घटक कैसे निकलेगा हमारा, सदिश घटक, सदिश घटक वेक्टर कंपोनेंट पूरा बताएंगे, ठीक है।
आई के साथ लेकर बताएंगे। तो मेरे पास वेक्टर कंपोनेंट में कौन होगा, 7i कॉमा लगाओ प्लस का 6j, ये वेक्टर कंपोनेंट, यही हमारा आंसर हो जाएगा पहले का। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। आंसर नंबर 1, आपने चित्र बनाया, फिर आपने ए बी निकाला यानी b माइनस ए करके, फिर जो वेक्टर आया उसमें जो i का कॉफिशिएंट और j के कॉफिशिएंट है क्रमशः जो क्या हो जाएंगे, स्केलर कंपोनेंट हो जाएंगे, और पूरा i सहित या j सहित लेकर कॉमा लगा के लिख देना है, दो ही इसके सदिश घटक हैं यानी कि वेक्टर कंपोनेंट है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है दर्शाइए कि ये वाले वेक्टर और ये वाले वेक्टर, पहला वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, क्या है, संरेख, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो 2 वेक्टर या 3 वेक्टर या 4 वेक्टर संरेख कब होते हैं? जब कोई एक गिवन लाइन हो, गिवन लाइन के समांतर बहुत सारे वेक्टर हो, जैसे ये वेक्टर ए हो गया और एक वेक्टर ये हो गया, ये इस पार भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेक्टर के ऊपर तीर का निशान लगाना ना भूलिए, नहीं तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो देखिए लंबाई चौड़ाई में कुछ भी फर्क है, देखिए यहाँ पे लंबाई चौड़ाई में ही फर्क है, बाकी इसकी साइन निगेटिव भी हो सकती है, बस समांतर होना जरूरी है, पैरेलल होने चाहिए सारे वेक्टर, यानी मैं डी मान लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि ए बी सी डी सब क्या है, संरेख हैं। ए बी वेक्टर सी वेक्टर डी ये क्या हैं, संरेख हैं, संरेख सदिश हैं, कोलिनियर वेक्टर हैं, कोलिनियर वेक्टर है। कोलिनियर पॉइंट और कोलिनियर वेक्टर में बहुत फर्क होता है, समझिए इसको। अगर यहाँ सदिश ना लिखा होता, यहाँ पे क्या लिखा होता, संरेख बिंदु, संरेख बिंदु पॉइंट, तब तो ये बात नहीं होती जो यहाँ मैंने बता दी। संरेख बिंदु माने एक ही रेखा पर पड़ने वाले बिंदु, उनको बोलते हैं संरेख, कोलिनियर पॉइंट है। लेकिन जब वेक्टर का मामला आता है तो ये वेक्टर कोई जरूरी नहीं कि इसी रेखा पर सारे वेक्टर आके पड़ जाए, यानी ए भी यहीं पड़ जाए, बी भी यहीं पड़ जाए, छोटा बड़ा रहे, तो ये कोई बात नहीं होगी, ठीक है। वेक्टर यहाँ पे जब संरेख जब वेक्टर के केस में होगा तो यहाँ एक ही रेखा पर ये वेक्टर नहीं पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ लाइन में एक ही लाइन में सारे पॉइंट पड़ रहे हैं, यहाँ पर ऐसा हो रहा है। वेक्टर के केस में क्या होगा, ये आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन क्या होने चाहिए, इसी रेखा के पैरेलल, ठीक है। किसी दी गई लाइन के पैरेलल अगर सारे वेक्टर हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, तो सारे के सारे वेक्टर ए बी सी डी क्या होंगे, संरेख सदिश होंगे, पहली बात तो, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं, कहा गया है कि सिद्ध करो कि ये संरेख है। तो संरेख है इसका मतलब क्या हुआ कि ये छोटे बड़े मैग्नीट्यूड में हो जाएंगे, ठीक है, छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन डायरेक्शन लगभग सेम टू सेम होनी चाहिए। तो चलिए काम शुरू करते हैं भाई, संरेख का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, आंसर नंबर 2 लिखते हैं यहाँ पर। तो गिवन है, दिया गया सदिश निम्न है, दिया गया वेक्टर निम्नलिखित है। गिवन वेक्टर क्या है, दिया गया वेक्टर क्या है, वेक्टर है या फिर निम्नलिखित है, क्या है, दिए गए, लिखिए दिए गए वेक्टर क्या क्या है। मान लीजिए इसको पहला वेक्टर ए है, ठीक है, वो क्या है, 2i है, -3j है, +4k है, ये है। और दूसरा वेक्टर बी कौन सा है हमारे पास है, -4i है, +6 बार कितना है, j है, और माइनस का कितना है, 8k है, ठीक है। तो ये वेक्टर क्या है, समांतर है। संरेख का मतलब क्या है, पहले तो लिख दो संरेख है, ठीक है, संरेख हैं। तो संरेख कब होते हैं, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी दो का परिमाण निकले और ये इस टाइप से, ठीक है, प्लस माइनस में लैम्डा कोई भी स्केलर क्वांटिटी हो सकती है, यानी दोनों वेक्टरों में क्या है, दोनों का जो परिमाण है यानी कि लंबाई है, जैसे दो वेक्टर, ए वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर ये हो गया, तो क्या है लंबाई इसकी क्या है, लैम्डा गुना बड़ी है। लैम्डा का मतलब आधी भी हो सकती है, 2 गुना 4 गुना। तो अगर ये वेक्टर ए है और ये एक ही डायरेक्शन इसकी सेम है, दिशा सेम है, लेकिन परिमाण क्या है इनके, सेम नहीं है, बल्कि लैम्डा गुना एक, कोई इनमें से कोई एक ज़्यादा या कम हो सकता है। तो काम शुरू कर देते हैं। तो एक और तरीका है कि दो वेक्टर कब समांतर या पैरेलल होंगे, जब ये हो जाए कि इसको किसी वेक्टर ए को लैम्डा बी के रूप में लिख सकें, ठीक है। तो कैसे करेंगे, वेक्टर ए हमारे पास है ही है यहाँ पर, तो 2i हो गया यहाँ पर, और फिर उसके बाद -3j हो गया, ठीक है,
और प्लस का कितना है हमारे पास 4k हो गया, इज इक्वल टू लैम्डा लिखो, यहाँ पर लिखो b, दूसरा वेक्टर कौन सा है -4i प्लस 6j माइनस का कितना 8k, इस तरह से। तो अगर यहाँ पर हमें क्या दिखाई पड़ा, कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, हाँ कॉमन नज़र आ रहा है। तो क्या कॉमन नज़र आ रहा है, बी में हमारे पास क्या कॉमन, 2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ अगर हम इसको चाहें तो 2 के फॉर्म में कॉमन ले लें यहाँ से, और इसको -2 अगर कॉमन ले लें क्या आ जाएगा 2i आ जाएगा हमारा, और माइनस में कितना हो जाएगा 3j हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 4k हो जाएगा, अगर -2 कॉमन ले लें, और फिर -2 हो गया, और ये हमारा वेक्टर कौन बन गया a। गौर से देखिए ये वेक्टर हमारा क्या बन गया a। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो वेक्टर b है हमारा, हम इसको इस टर्म के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो b इक्वल टू कितना हो गया -2a। देखिए दरअसल में b जो है अगर -2 ले लेंगे यहाँ पर -2 कॉमन, तो हमारा a बन जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में ये आ जा रहा है, तो इसलिए दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे संरेख। और दूसरा तरीका क्या है शॉर्ट सॉल्व करने का, वो समझिए। यहाँ पर आप कर लीजिए ये काम कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, चेक कर लीजिए। तो रख देते हैं 2/-4 इक्वल लगाओ, -3/6 इक्वल लगाओ 4/-8, ठीक है। और सब के सब किसके बराबर हैं, जरा सॉल्व करिए। तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, ये भी -1/2 के इक्वल है, ये भी -1/2 के इक्वल है, ये भी -1/, यानी सब की वैल्यू सेम आ रही है। अगर यही है तो ये संरेख की कंडीशन है, या जान लीजिए संरेख की शर्त 2 वेक्टरों के। तो यहाँ पे सिद्ध हो रहा है, तो इसलिए लिख दीजिए दोनों वेक्टर क्या है संरेख है, दोनों वेक्टर या गिवन वेक्टर क्या है संरेख है, कोलिनियर है, संरेख है, संरेख है। दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे यहाँ पर संरेख हो जाएंगे, ठीक है। जब भी 2 वेक्टर a1i b1j c1k, तो ये लैम्डा गुना होते ही हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे संरेख हो जाएंगे दोनों वेक्टर। जब भी ऐसी स्थिति आएगी संरेख हो जाएंगे। i के गुणांक यहाँ देखिए ऊपर लिखिए, फिर यहाँ पर i का गुणांक नीचे लिखिए, फिर j का गुणांक ऊपर, फिर यहाँ पर j का गुणांक नीचे, फिर k वाली संख्या यानी 4 यहाँ बटे -8। बहुत इजी है करना इसको संरेख को। कभी 2 वेक्टर अगर गिवन है कि संरेख सिद्ध करिए, बहुत इजी है। क्या है i के बगल में 2 है, तो 2/-4 i वाले के बटे कर दीजिए, j वाले का करिए तो -3/6 हो जाएगा। देखिए -3/6 है, फिर 4 कितना हो जाएगा -8। और इसको जरा सॉल्व करिएगा तो सब इक्वल आएगा। देखो 6 दूनी 12 और ये 4 तिहाई 12, 6 चौके 24, 8 तिहाई 24। तीसरा देख लेते हैं, 4 चौक 16, 8 दूनी 16, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए ये वेक्टर क्या है कोलिनियर है। एक बात तो ये हो गई। तो क्वेश्चन कितने हमारे सॉल्व हो चुके हैं 2, ठीक। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कई बार आया है और इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको मैं हटा दूं यहाँ से, मैं समझता हूँ। आंसर नंबर 3 करते हैं। तो क्या दिया है, सिद्ध करो ये सदिश अक्षों के साथ OX, OY, OZ 3 अक्ष होते हैं। देखिए कमरे में जैसे नहीं होता 3D हो, तो कमरे का कॉर्नर है, ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है Z एक्सिस है। थोड़ा सा ये एक मैदान हो गया हमारा। एक मान के चलिए कुछ ऐसे बना लीजिए भाई, ये और कुछ गड़बड़ हुआ, गड़बड़ तो हुआ। और एक आपको फील आए कि हम कमरे के कॉर्नर की कैसे बात कर रहे हैं, तो आपको शायद समझ में आ रहा हो। ये सब कमरे के कॉर्नर को अगर करो तो ये सब 90 डिग्री पर होते हैं, ठीक है। तो कोई वेक्टर है जो यहाँ कमरे के कोने से निकला है, कहीं ऐसे हवा में इस तरह से, जैसे मेरी पेन है, कोने से कोई आप स्टिक खड़ी कर दी, ये वेक्टर की पोजीशन है मान लीजिए। वो कौन है, i + j + k, ये वेक्टर है। कहा यह सिद्ध करो ये x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, यानी OX से ये वेक्टर और OY से ये वेक्टर और OZ से ये वेक्टर क्या बना रहा है, इक्वल एंगल मेंटेन कर रहा है। तो सबकी करना क्या है, कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा निकाल के चेक करेंगे क्या तीनों बराबर। डायरेक्शन कोसाइन अगर सेम है तो एंगल भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो आइए डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। तो दिया गया सदिश निम्न है, दिया गया सदिश निम्न है, लिख लेंगे। तो क्या है हमारे पास सदिश में, इसका नाम हम रख लेते हैं, वेक्टर ए मान लेते हैं इसको। तो i हो गया, j हो गया और ये हो गया k, ठीक।
अब इसका क्या निकालेंगे हम लोग, ए कैप निकालेंगे, यूनिट वेक्टर निकालेंगे, इकाई सदिश निकालेंगे, इकाई सदिश, वेक्टर ए का इकाई सदिश। वेक्टर ए का इकाई सदिश कैसे निकलता है, ए कैप बराबर वेक्टर ए बटे मॉड ए। ठीक है, उसके बाद में इकाई सदिश निकाल लीजिए। तो वेक्टर ए तो वही है, आई है, जे है और प्लस का के है, और डिवाइड कर लीजिए जरा इसके परिमाण से। परिमाण कैसे निकालते हैं, अंडर रूट लगा के, जितने आई के बगल में स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, फिर से 1 का स्क्वायर, जे के बगल में कोई संख्या तो दिखाई नहीं, 1 है, के के बगल में भी 1 का स्क्वायर कर लीजिए। तो मेरे पास क्या आएगा, आई प्लस जे प्लस के अपॉन अंडर रूट 3 आ जाएगा। इस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो √3 3 आ जाएगा। तो क्या करना है तो कास अल्फा कैसे निकलेगा भाई, कास अल्फा पहली डायरेक्शन कोसाइन 1/√3, क्योंकि आई के बगल में कितना बैठा है 1, तो 1/√3 ये आ गया। कास बीटा कितना आएगा, ये भी 1/√3 आ रहा है, और कास गामा कितना आ गया, ये भी 1/√3 आ रहा है। तो इस आंसर को लिखे क्या तरीका है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि यहाँ वेक्टर आई प्लस जे प्लस के की दिक्कोज्याएं समान हैं, दिक्कोज्याएं डायरेक्शन कोसाइन जिनको बोलते हैं, क्या है, इक्वल हैं, समान हैं। ये देखिए तीनों बराबर हैं, यहाँ पे समान है ना, मतलब क्या है, यहाँ पे कास अल्फा जितना आ रहा है वही कास बीटा आ रहा है, वही कास कितना गामा आ रहा है, और सबके सब की वैल्यू क्या आ रही है, 1/√3 आ रही है। प्रत्येक सबकी वैल्यू आ गई वही। जब सबकी वैल्यू सेम आ रही है तो यहाँ पर वेक्टर इसकी डायरेक्शन कोसाइन समान है, इसलिए तीनों वेक्टर, यानी ये वाला वेक्टर, तीनों नहीं, वेक्टर आई प्लस जे प्लस के, यही लिख दो आगे। अक्षों एक्सिस कौन सी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ना, से समान कोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समान कोण बनाते हैं। ठीक है, समान कोण बना, हो गया आंसर। अगर थोड़ा सा और डेवलप करना चाहोगे तो यहाँ से आप अल्फा निकाल लोगे, तो अल्फा निकालोगे तो क्या आएगा भाई, कास इनवर्स 1/√3, और बीटा में भी वही कोण आ रहा है, कास इनवर्स, ये भी वही आ गया, गामा भी वही आ रहा है, कास इनवर्स 1/√3। तो सारे के सारे एंगल देखिए सेम टू सेम आ रहे हैं। अगर सारे एंगल सेम आ रहे हैं तो वही है। अच्छों से ये वाला वेक्टर, यानी कोई ये वेक्टर है, ये मान लीजिए आई प्लस जे प्लस के, ये वाला वेक्टर, ये क्या कर रहा है, सभी एक्सिस से इक्वल एंगल मेंटेन कर रहा है, सारे एक्सिस से वाई से जेड, सबसे ये वाला वेक्टर, गिवन वेक्टर सबसे बराबर कोण बना रहा है। इस तरह से हम इसको सिद्ध करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में देखिए, इसलिए आया भी है 15, 17, 23, 24 में। थैंक यू।